चल, बहुत आराम कर लिया तूने। उस शख्स ने जुनैद को खड़ा करते हुए कहा। जुनैद कुछ समझा नहीं। वो उस आदमी के साथ कमरे से बाहर आ गया। बाहर उन दोनों के अलावा कुछ लड़के और थे जो उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग जाकर बाहर खड़ी बस में बैठ गए। उस आदमी ने जुनैद को भी बस में बैठने का इशारा किया। जुनैद कुछ समझ नहीं पा रहा था। उस आदमी ने सख्त आवाज़ में दोबारा कहा तो जुनैद डर के मारे बस में जाकर बैठ गया। कुछ मिनटों बाद एक ऑयल रिफाइनरी के सामने बस जाकर रुक गई। सभी को उतरता देख जुनैद भी उतर गया। भैया, नसीर अंकल कहाँ हैं? जुनैद ने दबी आवाज़ में कहा। तेरे नसीर अंकल तो गए। अब तू यही बात अच्छी तरह समझ ले। तुझे वही करना है जो हम कहेंगे। उस शख्स ने जुनैद को घूरते हुए कहा। लेकिन मेरी तो मॉल में जॉब थी। मैं यहाँ क्या काम करूँगा? मुझे वहीं नौकरी करनी है। तो तू अब तक नहीं समझा? तेरे नसीर अंकल ने 50,000 रुपये लिए हैं तेरे। तुझसे पहले भी वो कई लड़के दिलवा चुका है हमें। अब तू वही करेगा जो हम कहेंगे, उसने हंसते हुए जवाब दिया। जुनैद को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि नसीर अंकल ने उसके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी कर दी है। नसीर और जुनैद के अब्बू की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। ये बात सुनकर जुनैद बहुत बड़ा धक्का लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जुनैद ने कहा। बेटा, पैसों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। वो नसीर सालों से हमारे लिए काम कर रहा है। अब तो ज़्यादा नखरे मत दिखा। चुपचाप वही कर जो तुझसे कहा जा रहा है, नहीं तो तुम जैसों को ठीक करना भी हमें अच्छी तरह आता है। नहीं, मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी है। मुझे वापस इंडिया जाना है, जुनैद ने हिम्मत जुटाकर कहा। सुनते ही उस आदमी ने गुस्से में जुनैद को मारना शुरू कर दिया। सूअर के बच्चे, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा। भूल जा, तेरा घर भी है। तेरे घर वालों को बता दिया जाएगा कि तू एक हादसे में आग में जलकर मर गया। अब यही तेरी ज़िंदगी है, उसने जुनैद को मारते मारते हंसते हुए कहा। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। हम गरीब लोग हैं। खुदा के वास्ते मेरे ऊपर ये जुल्म ना कीजिए। अब्बू ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। उनकी सारी जमा पूंजी मुझे भेजने में खर्च हो गई। बहनों का ब्याह कैसे होगा? टूट जाएंगे वो, जुनैद ने रोते रोते उस आदमी के पैर पकड़ते हुए कहा। उस पर जुनैद की किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा। कुछ लड़के पास में खड़े ये सब देख रहे थे। उस आदमी ने उनकी तरफ इशारा किया तो वो जुनैद को अपने साथ ले गए। उन्होंने जुनैद को बताया कि वो इसी तरह से यहाँ आकर फंसे हैं। ये गिरोह विदेशियों से लड़के लाकर यहाँ उनसे काम करवाते हैं। अपने खिलाफ जाने वाले लड़कों को वो बहुत बुरी तरह से मारते हैं और जिसने भी यहाँ से भागने की हिम्मत की उसको ख़त्म भी कर दिया है इन्होंने। इसीलिए यहाँ से कोई भी भागने की हिम्मत ना कर पाया। उसमें से एक लड़का जुनैद का खून पोंछता है और उसे सारी बात अच्छी तरह से समझाता है कि वो इसे ही अपनी किस्मत समझे और यहीं पर अब उसे अपनी ज़िंदगी माननी पड़ेगी। उस लड़के का नाम था अमर। अमर भी नसीर के हाथों ऐसे ही यहाँ पर बेच दिया गया था। उसके परिवार वालों को भी बता दिया गया था
कि वो फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मर गया है। अब तक उसे अपने परिवार वालों की कोई खबर नहीं हुई थी और वो यही अपनी किस्मत मानकर रुक गया था। जुनैद भी समझ चुका था कि वो यहाँ फंस चुका है और यहाँ से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। वो अब इसे अपनी किस्मत मानकर अमर और दूसरे लड़कों की तरह काम में लग गया था। इन लोगों से अलग अलग तरीक़ों का काम लिया जाता था, कभी ऑयल रिफाइनरी तो कभी खुदाई के काम में लगा दिया जाता था। जुनैद अपनी अम्मी अब्बू और बहनों को याद कर बहुत रोता था। दिन बीतते गए और ऐसे ही रमज़ान का पाक महीना भी शुरू होने को था। जुनैद हर एक नमाज में अपने परिवार के लिए रोता था। ये देखकर अमर उसे बहुत समझाता था, लेकिन जुनैद अपने परिवार से अलग होकर बहुत दुखी रहने लगा था। रमज़ान का पाक महीना भी शुरू हो गया था। जुनैद बिना कुछ खाए पिए हर दिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता और अल्लाह से बस यही दुआ करता कि या मौला मेरे परिवार से मुझे मिला दे। मेरे यहाँ आने से पहले भी हमने तेरी आगे ही सर झुकाया था और अब मैं भी तेरे आगे ही सर झुका रहा हूँ। मुझे मेरे परिवार से मिला दे। ये सब देखकर अमर को बहुत दुख होता है और वो जुनैद को हिम्मत देता है। दूसरी ओर जुनैद के घर वालों को जब बेटे के हादसे में जल के मरने की खबर मिली तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके लिए ये सदमा बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। जुनैद की अम्मी बेटे के चले जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकीं और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। रशीद ने किसी तरह बेटियों को और खुद को संभाला। इसी तरह और 2 साल निकल गए। वहाँ जुनैद को भी हमेशा यही परेशानी लगी रहती थी कि उसके पीछे अम्मी अब्बू का क्या हाल होगा। उसने वहाँ से निकलने की अमन के साथ कई बार कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया और वहाँ के भागने की वजह से मारा पीटा गया। लेकिन जुनैद ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। एक दिन उसने अमर के साथ ये प्लान बनाया कि क्यों ना वो पुलिस वालों को किसी न किसी तरह से यहाँ की स्थिति के बारे में बता दें। लेकिन पुलिस वालों को बताने के लिए उन्हें एक फ़ोन की आवश्यकता थी और जुनैद व अन्य लड़कों के पास फ़ोन का नामो निशान तक ना था। तब अमन कहता है कि क्यों ना हम अरविंद का फ़ोन चुरा लें और उसी से पुलिस को सब कुछ बता दें। अरविंद वही आदमी था जो जुनैद को यहाँ फैक्ट्री में ले आया था। लेकिन अब अरविंद से फ़ोन वो सब मांगे भी तो कैसे। एक दिन जुनैद और अमर ने अपना यह प्लान फैक्ट्री में काम कर रहे और लड़कों को बताया। तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि भैया हमें किसी तरह यहाँ से निकलना है और हम जो बन पड़े वो करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी हादसे का बहाना कर देंगे तो अरविंद अपना ध्यान हमारी तरफ लगा देगा। तब आप जल्दी जल्दी जाकर पुलिस को फ़ोन कर देना और उन्हें सब कुछ बता देना। अगले दिन ऐसा ही हुआ। एक लड़के ने फैक्ट्री में अपना हाथ काट लिया था और ऐसे बताने की कोशिश की जैसे काम करते करते उसको चोट लग गई। अरविंद को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आया
और उस लड़के को खूब गाली दी कि इस इलाज के पैसे कौन कराएगा, ध्यान से काम नहीं कर सकते थे। उस लड़के ने कोई जवाब ना दिया। फैक्ट्री के अन्य लड़कों ने भी कहा कि भैया ऐसी गलतियां तो कभी कभी हो ही जाती हैं, खून बहुत बह रहा है, आप तुरंत इसका मरहम पट्टी करें। ये देखकर अरविंद भी उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। तभी जुनेद अरविंद का मोबाइल फ़ोन लेकर पुलिस को फ़ोन करके सब बातें बता देता है, और जहाँ पे वो लोग जिस लोकेशन में थे वो पुलिस को बता देता है। कुछ ही देर में अरविंद उन सभी लड़कों को लेकर दूसरी जगह जाने वाला था। ये बात भी जुनेद ने पुलिस वालों को बता दी थी। जब जुनेद और बाकी लड़के वहाँ से निकल रहे थे तो अचानक ही बस को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। पुलिस को देखते ही बस की हिफाजत के लिए चलने वाली गाड़ी में बैठे बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सभी बदमाश मारे गए। पुलिस बस को लेकर हेडक्वार्टर आ गई। वहाँ पहुँच के जुनेद को पता चला कि दुबई पुलिस ने नसीर को भी पकड़ लिया था। वो फर्जी पासपोर्ट की मदद से अमेरिका जाने की फिराक में था। पुलिस की सख्ती करने पर नसीर ने ही इन लोगों के बारे में जानकारी दे दी। जुनेद के साथ आज़ाद हुए लड़के सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्क से भी थे। ये एक बहुत बड़ा गिरोह था जो बरसों से भारत, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से लड़कों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर बुलाते थे और अवैध रूप से उनसे काम करवाते थे। घर वालों को कुछ पता ना चले इसके लिए वो हादसे में लड़के के जलने का झूठा नाटक रचते। बॉडी मांगने पर आग में पूरी तरह जलने की बात कह देते थे। जुनेद और अमर का सभी लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन सभी को इस मुसीबत से निकाला गया और वे सभी अपने मुल्क जाने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। कागजी कार्रवाई के बाद सभी लड़कों को अपने अपने मुल्क भेज दिया जाता है। जुनेद और अमन भी अब अपने घर अच्छी तरह सही सलामत जाने को तैयार हो जाते हैं। जुनेद क्योंकि दूसरे गांव से था और अमर क्योंकि दूसरे गांव से था तो उनकी दोस्ती बस यहीं तक की थी। जुनेद के घर वालों को जब उसके ज़िंदा होने का पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतने बरसों से बेटे को मरा हुआ समझकर जी रहे रशीद के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से बढ़ के नहीं थी। उसने ऊपर वाले का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। कस्बे में जब ये खबर पहुंची तो जगह जगह इस बात की चर्चा हो रही थी कि नसीर ने चंद पैसों की लालच में आकर दोस्ती का खून कर दिया। जुनेद के घर पहुंचते ही कस्बे ने ज़ोरों शोरों से उसका स्वागत किया। रशीद ने बेटे को देखा तो खुशी से उसे गले लगा लिया। जुनेद भी अब्बू को देखकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अपनी अम्मी को उसके स्वागत में ना देखकर वो बड़ा हैरान सा था और अपने अब्बू से पूछने लगा कि अब्बू, अम्मी कहाँ हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रही। उसके अब्बू एक पल के लिए खामोश हो गए और उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से सलमा रोते रोते बताती है कि भैया, आपके मरने की खबर सुनते ही अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और सदमे के वजह से वो चल बसी। ये सुनते ही
जुनैद की आंखें भर आई और वो उन तीनों को गले लगाकर रोने लगा। अपनी अम्मी की याद में वो बहुत तड़पने लगा था। उसे साथ ही साथ बहुत गुस्सा आता था कि नसीर के वजह से उसके हंसते खेलते परिवार को नज़र लग गई थी। लेकिन अब उस पे ये भी ज़िम्मेदारी थी कि वो अपने अब्बू का अच्छे से ख्याल रखे और सलमा और रज़िया की धूमधाम से शादी करे। जुनैद ने मन बना लिया कि वो अब अपने कस्बे में ही रहकर अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेगा। उसने दिन रात कड़ी मेहनत की और 4 साल बाद उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसके पास रहने को अब एक अच्छा घर, अपने अब्बू की देखभाल के लिए पैसे और सलमा और रज़िया की शादी धूमधाम करने का भी इंतज़ाम हो गया था। वो अब रज़िया और सलमा की शादी अच्छे घर कर देता है और कुछ सालों बाद उसकी भी शादी हो जाती है। इस तरह से जुनैद अपनी हिम्मत की वजह से दुबई से बाहर आ गया और अपने वतन में उसने कड़ी मेहनत से अपनी खोई हुई सारी खुशियाँ पाली। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।